हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ सेठी है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आज अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे जिस चैप्टर का नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नॉमेनक्लेचर। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस सवाल में, इस टॉपिक में सबसे पहली सवाल जो उठता है वो ये है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसा आप लोग पहले पढ़ते आए हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, क्या कार्बन एंड इट्स रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, तो क्या वास्तव में वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यदि अपन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ organic compounds, their transformations, and their properties। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी, उनकी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टडी, ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब रिएक्शंस की स्टडी, और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर से अब यहां पे एक सवाल उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड हैं जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बाद कार्बन से बने हैं। वाले सारे कंपाउंड जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से या तो बने हैं या जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं उनसे डिराइव्ड हैं, उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जरा बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन सब में होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन that are formed due to living organisms, living beings, organisms beings। मतलब या तो कंपाउंड is directly produced by living being हो, या फिर और कंपाउंड is derived from compound produced by living being। मतलब या तो बाय लिविंग बीइंग से ही बना हो या जो कंपाउंड उनने बनाया है उससे बना हो, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जो कार्बन के हों पर ऑर्गेनिक नहीं हो? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें कार्बन है पर वो ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि वो लिविंग बीइंग से डिराइव्ड नहीं है, वो लिविंग बीइंग से नहीं आए हैं। वो वाले कंपाउंड जो अर्थ एवोल्यूशन में बन गए थे वो सब ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कंटेनिंग है बट ऑर्गेनिक नहीं है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर नॉट ऑर्गेनिक। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कार्बन के कंपाउंड हैं बट ऑर्गेनिक नहीं है? इसमें हमारे पास आता है CO2, CO, ऑल कार्बोनेट्स, जितने भी कार्बोनेट्स है वो सब, ऑल बाइकार्बोनेट्स, ये सब वो कंपाउंड हैं जो कार्बन कंटेनिंग तो हैं
पर ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे कार्बोनेट्स में क्या क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा, और बाइकार्बोनेट्स में क्या क्या आएगा, बाइकार्बोनेट्स में आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन। ऐसे तो बहुत लंबा लिस्ट है। तो ये सब कंपाउंड वो हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक नहीं है, बट इन सब में कार्बन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने होते हैं, 2, 4, 8, 10, 15, 20, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं। जितना आप सोच सकते हैं उतने कंपाउंड्स ऑर्गेनिक के होते हैं, क्योंकि कार्बन एक बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट है और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण कार्बन कंपाउंड्स को हमको इतना पढ़ना होता है या इतने कंपाउंड्स होते हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है कार्बन की जिसके कारण ऐसा हो रहा है? सबसे पहली प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा कि वो किसी भी चीज के सेंटर में रहेगा और वो हर तरफ बॉन्ड बनाएगा। तो वो एक नेटवर्क टाइप सिस्टम बना सकता है, और एक नेटवर्क बहुत ही बड़ी एंटिटी बन जाता है। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड ज्यादा हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी वो है कैटेनेशन। क्या है? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ बॉन्ड मेकिंग। कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड बना सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। ये बाकी और एलिमेंट नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत सल्फर कर पाता है, सल्फर फास्फोरस करते हैं, बट कार्बन का लेवल ही अलग है। इसीलिए वो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है कि 1 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड, 25 कार्बन कंपाउंड, 50 कार्बन कंपाउंड। तो ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बना सकता है। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम्स के बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब 2 कार्बन के बीच में क्या क्या हो सकता है भाई? यदि हमने 2 कार्बन लिए तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। 1 कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो सकते हैं, जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकता है। और 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ये 3 बॉन्ड में 2 बॉन्ड पाई होते हैं और एक बॉन्ड सिग्मा हो सकता है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसीलिए कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा होते हैं, और इसलिए हमको एक अलग से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले अपन कंपाउंड को लिखने का तरीका सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, बनाने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला, इसको अपन बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे लिखते हैं? अपन सारे कार्बन बनाते हैं और इन कार्बन्स के ऊपर जो जो कुछ लगा है उन सबको हम बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। ये है एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, कि हमने जितना जो भी कोई मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में
जितने हाइड्रोजन थे सब, जितना कुछ बॉन्डेड है सब दिखा दिया। इसका फॉर्मूला है C5H12। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है। और क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब और क्या लिख सकते हैं अपन? एक और लिख लेते हैं, CH C डबल बॉन्ड OH O और ये H। ये भी एक्सपैंडेड फॉर्म है। एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग क्या दिखाते हैं? हम लोग एटम्स दिखाते हैं, उनके सारे बॉन्ड दिखाते हैं, और उस बॉन्ड से क्या क्या जुड़ा हुआ है वो भी दिखा देते हैं। तो ये है एक्सपैंडेड फॉर्म। दूसरा एक होता है कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग जितने भी ग्रुप बीच में आते हैं उनको कॉमन लिख के, मतलब जितने भी ग्रुप बीच में आते हैं उन सब को इंडिकेट ओपनली नहीं करते। जैसे यदि सेम कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 होल थ्राइस CH3। ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहे हैं। भाई देखिए, कॉर्नर में CH3 है, समझ में आता है अपने को, और बीच में 3 बार CH2 लिखा हुआ है। इसको अपन लिखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, हमको ये लिखना था जो ऊपर वाला कंपाउंड है। इसके लिए अपन ने क्या लिखा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग बॉन्डिंग नहीं इंडिकेट करते हैं। इसके बाद एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग जो भी कोई एटम्स हैं उन सबको लिख देते हैं, मतलब कार्बन X, हाइड्रोजन Y, ऑक्सीजन Z, नाइट्रोजन के यदि कुछ एटम है तो A, सल्फर है तो कुछ सल्फर, एंड जो भी कुछ अलग अलग एलिमेंट होंगे वो सब अपन इसमें इंडिकेट कर देते हैं। ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये इंडिकेट नहीं करता है कि कंपाउंड का बॉन्डिंग कैसा है, किस एटम ने किससे बॉन्ड बनाया, ये इंडिकेट नहीं करता है। पर एक्सपैंडेड फॉर्म और कंडेंस्ड फॉर्म को वो इंडिकेट करने होते हैं। इसके अलावा इन दोनों से भी ज्यादा जो चलता है वो है बॉन्ड लाइन डायग्राम। वो क्या है? वो है बॉन्ड लाइन डायग्राम। बॉन्ड लाइन डायग्राम क्या होता है? बॉन्ड लाइन डायग्राम में हम लोग जितने एटम्स हैं वो सब बनाते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, और एवरी वर्ड वो सब अपन लोग एक जिगजैग लाइन के थ्रू बनाते हैं, ऐसे। एवरी वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स कार्बन एटम है। ये वर्टेक्स क्या है? कार्बन एटम है। इसमें आप मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड इंडिकेट करेंगे, सारे बॉन्ड इंडिकेट करेंगे कार्बन कार्बन के बीच के मल्टीपल बॉन्ड, ये आप इंडिकेट करेंगे। आप इसमें हीट्रो एटम्स इंडिकेट करेंगे। हीट्रो एटम्स, हीट्रो एटम्स का मतलब क्या होगा? हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है हीट्रो का? डिफरेंट। तो जितने भी डिफरेंट एटम्स हैं वो डिफरेंट एटम्स भी आप इंडिकेट करेंगे, और इनकी भी बॉन्डिंग इंडिकेट करेंगे। इनकी भी बॉन्डिंग आप इंडिकेट करेंगे। इसमें आप क्या इंडिकेट नहीं करेंगे? हाइड्रोजन इज नॉट शो। आप यदि ये लिख देते हैं तो ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है। आपने कहा आपको रिंग बनानी है,
ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है। जिस बॉन्ड लाइन डायग्राम, इन दोनों बॉन्ड लाइन डायग्राम में 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। आपने कहा आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कितने वर्टेक्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कार्बन एटम्स हैं। आपने कहा आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और ये वाला पर्टिकुलर एटम ऑक्सीजन है, क्योंकि आपने ये इंडिकेट किया है। ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का तरीका। अब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे टाइप के। हम उसमें से एक टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? ठीक है, पहले टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है वो ओपन चेन होता है। कैसा होता है? ओपन चेन, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ये है क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब यदि ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन में हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या होते हैं हमारे पास? सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। पाई बॉन्ड्स आर नॉट देयर, पाई बॉन्ड नहीं होंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड भी है और एज वेल एज पाई बॉन्ड्स आर देयर। मतलब सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। सैचुरेटेड कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? एल्केन्स, नाम सुना होगा आपने 10th में। एल्केन्स, एल्कोहल्स एक्सेट्रा। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास होती है एल्कीन्स, एल्काइंस, एसिड्स एक्सेट्रा। दूसरी तरफ है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में साइकिल है, रिंग बनी है, और एरोमेटिक के अंदर एक अलग कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे डिटेल में अपन इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। इसके एग्जाम्पल हैं बेंजीन वगैरह। अब एलिसाइक्लिक में भी दो टाइप के कंपाउंड हैं। कौन कौन से दो टाइप के? एक है होमोसाइक्लिक। क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स।
और दूसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। वैसे ही एरोमेटिक में हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड है, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। इनके बारे में अपन और डिटेल में बात करेंगे अभी। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ने से पहले भी अपने को कुछ और टर्म्स पढ़नी चाहिए जो टर्म साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड। कौन कौन सी? सबसे पहली टर्म जो अपने को पढ़नी चाहिए वो है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये होते हैं दीज आर कंपाउंड्स, these are compounds in which ring is made of carbon atoms only। मतलब जो भी कोई रिंग बनी है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम से मिलके बनी है। जैसे आपने बोला आपके पास है CH2 CH2 CH2, तो रिंग में सिर्फ कार्बन कंपाउंड, सिर्फ कार्बन एटम है और कोई भी नहीं है, इसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक रिंग। क्या बोलते हैं इस चीज को? कार्बोसाइक्लिक रिंग। आपने कहा आपके पास है CH2 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 CH2, आपके पास कोई भी और चीज नहीं है, कोई भी और एटम नहीं है, सिर्फ एक है कार्बन एटम। इसको अपन बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इस चीज को अपन? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। हमारे पास है, इसके बाद अगली टर्म है हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होगा? इसमें जो रिंग बनी है, रिंग इज मेड ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट ओनली। जो रिंग बनी है वो केवल और केवल एक एलिमेंट के एटम से मिलके बनी है। जैसे हमारे पास जितने भी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है ये तो है ही भाई, हमने ये बनाया। अब इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपेन। या फिर हमने कहा हमारे पास है ऐसा CH2 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 CH2, 5 कार्बन है, इसको अपन ने नाम दे दिया साइक्लोपेंटेन। या हमारे पास है बेंजीन, कुछ ऐसा। बेंजीन तो पढ़ा है अपने पहले भी, बेंजीन, इसमें भी सिर्फ कार्बन है। या फिर चलिए कार्बन की रिंग नहीं बनानी है तो क्या किसी और एटम की रिंग बन सकती है? तो हाँ बन सकती है। किसकी? सल्फर की बनती है भाई। यदि हम लोग रोम्बिक सल्फर की बात कर ले तो रोम्बिक सल्फर कैसा है? रोम्बिक सल्फर है S8, तो ये क्राउन शेप होता है S S S S S S S S ऐसा। तो ये वाला सिर्फ इस रिंग में सिर्फ सल्फर है, तो ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा कि रिंग्स आर मेड अप ऑफ more than, yeah, rings are made up of atoms of more than one element। एक एलिमेंट से ज्यादा से
रिंग बनी होती है। जैसे हमारे पास है CH2 CH2 CH2O CH2। इसी को कुछ ऐसे भी बनाते हैं जिसमें इस डायग्राम में एवरी वर्टेक्स इज ए CH2 एंड देन देयर इज अ ऑक्सीजन। इस कंपाउंड को अपन नाम देते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान और कॉमनली THF। और होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। CH 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 N CH, कुछ ऐसा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है और इसको नाम दिया गया है पायरोल। क्या नाम है इसका? पायरोल। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों हेट्रोसाइक्लिक है? क्योंकि एक नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। तो ये सब होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्या ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई और एटम तो है पर रिंग में नहीं है, क्या उनको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे? जैसे हमने बोला हमारे पास एक कंपाउंड है ये, इसका नाम है फिनॉल। देखिए ये जो फिनॉल है इसमें ये वाला एटम कार्बन है, 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 ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। सिर्फ एक एटम है, ऑक्सीजन है, जो कार्बन रिंग से अटैच्ड है। तो इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे? तो ऐसे कंपाउंड को अपन लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक। क्यों होमोसाइक्लिक बोल रहे हैं? क्योंकि रिंग में तो सिर्फ कार्बन ही है, वो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में पर वो रिंग का पार्ट नहीं है। तो बाहर क्या जुड़ा हुआ है मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने यदि CH2 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 ऐसा कुछ बना दिया और आपने कहा कि हमने इससे बाहर कुछ जोड़ने की कोशिश कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर कौन जुड़ा हुआ है। रिंग जिससे बनी है केवल वो डिफाइन करेगा कि होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक और टर्म पढ़ी थी अभी, अनसैचुरेशन। और अनसैचुरेशन के लिए हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या पढ़ेंगे हम? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये इंडिकेट करती है कि किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड रहेंगे या कितने और हाइड्रोजन होते तो कंपाउंड सैचुरेटेड होता। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इट इज a measure of pi bond and rings in a compound. ये भी अपन ने भी पढ़ा है क्लासिफिकेशन में। मतलब हमने कहा हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक रिंग है, तो हम बोलेंगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक है। क्या है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? एक है। तो अब इस कंपाउंड में एक रिंग है तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। हमने कहा हमारे पास एक और कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपने 2 डबल बॉन्ड बनाए, तो बेसिकली आपने एक पाई बॉन्ड ये वाला बनाया और एक पाई बॉन्ड ये वाला बनाया, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है।
क्या कितना है? 2 है। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं DOU, या लिखते हैं DU, या लिखते हैं DBE। अभी DU और DOU तो समझ में आ गए कि भाई DOU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और उसको और छोटा करने के लिए आपने DU लिख दिया। फिर ये DBE क्या है? DBE है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या है? ये है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं? आपने आप ये कहा भाई ये वाला कंपाउंड है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? मान लेते हैं आपसे ये पूछा गया है, काउंट करें। 1 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है। तो 4 डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई है। तो 4 पाई बॉन्ड है और 1 2 3 रिंग है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 7 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU या DBE, ये क्या है? इट इज सम ऑफ डबल बॉन्ड, या इट इज सम ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग इन कंपाउंड। इस चीज को अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप काउंट करते जाइए, आपके लिए आसान होता चला जाएगा। आपने कहा आपके पास ये कंपाउंड है, मान लेते हैं ये बॉन्ड लाइन डायग्राम बना रहे हैं अपन सबके। अपन सब कुछ नहीं बनाते रहते हैं हमेशा कि भाई हमको एक बार अपन ने सीख लिया क्या क्या चीज है, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा कितने रिंग्स हैं? 1। और कितने डबल बॉन्ड है? 1 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, तो मतलब इसका DU कितना हो जाएगा? 4। हमने बोला हमारे पास कंपाउंड है जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ऐसा। इसका DU कितना है? काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 तो पाई बॉन्ड हो गए, और पाई बॉन्ड के अलावा 3 रिंग है। कौन कौन सी रिंग है? 1 2 3। तो टोटल कितने हो गया? DU कितना हो गया? 6 और 3 9 हो गया। आपने कहा आपके पास ऐसा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का DU कितना होगा? 1 2 3 4 रिंग है, तो इसका DU हो गया 4। आपके पास ऐसा कंपाउंड है, इसका DU कितना होगा? काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है और 3 रिंग है, मतलब इसका DU हो गया 9। आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, इसका DU कितना होगा? 1 पाई बॉन्ड, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है CN में, और यहां पे 1 डबल बॉन्ड है, मतलब 1 2 और 2 4। तो DU कितना हो जाएगा? 4। अब है ना इन टाइप के स्ट्रक्चर्स में ना बाकी सब तो साफ दिखता है, पर कुछ ऐसी DU होंगी जो DU सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल देख के ही समझेंगे। मतलब अपने को पहले पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे हमारे को ये कंपाउंड दिया गया है C डबल बॉन्ड OH, और हमको दिया गया है CN। इस कंपाउंड की DU कितनी है? तो अब इस कंपाउंड में अपन फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि इसमें अपने को पाई बॉन्ड दिख नहीं रहे हैं, पर पाई बॉन्ड है। तो हमें ये जानना होता है कि भाई किस मॉलिक्यूल में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ये C डबल बॉन्ड OH ऐसा होता है जिसमें 1 पाई बॉन्ड होता ही है, और CN के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं।
तो अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के समझ में आना चाहिए कि कितने पाई बॉन्ड हैं। तो जरा ये भी देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड OH, इसमें एक पाई बॉन्ड है। हमारे पास है सी डबल बॉन्ड OR, इसमें एक पाई बॉन्ड है। इस सी डबल बॉन्ड OH को कैसे इंडिकेट करते हैं? सी डबल बॉन्ड OH या COOH। सी डबल बॉन्ड OR को कैसे इंडिकेट करते हैं? COOR। CN, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कितने हैं? दो पाई बॉन्ड है। CHO, C डबल बॉन्ड OH, एक पाई बॉन्ड है। CO, तो ये C डबल बॉन्ड O, इसमें एक पाई बॉन्ड है। COCl, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड OCl, तो इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो आपको ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई हमारे पास ये वाला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OH, COCl, साइनाइड साइनाइड, और एक है NC। C डबल बॉन्ड OH है मतलब एक पाई बॉन्ड होगा। COCl है मतलब एक पाई बॉन्ड होगा। CN है मतलब दो पाई बॉन्ड होंगे। CN है मतलब दो पाई बॉन्ड होंगे, और NC है मतलब दो पाई बॉन्ड होंगे। देखिए CN और NC सिर्फ इतना सा अंतर है कि C ट्रिपल बॉन्ड N C बॉन्डेड है, इसको अपन CN लिखते हैं, और N ट्रिपल बॉन्ड C को अपन NC लिखते हैं। दोनों में दो दो पाई बॉन्ड है। टोटल कितने हो गए? 8 पाई बॉन्ड हो गए। मतलब DU कितनी आ गई? DU आ गई 8। कितनी आ गई? 8। आपके पास में और भी कंपाउंड है। काउंट करें। एक पाई बॉन्ड CN है मतलब दो पाई बॉन्ड। यहां पे इस वाले में एक पाई, दो पाई, तीन पाई, यहां पर एक पाई बॉन्ड है। यहां पे COCl है तो एक पाई बॉन्ड है, और COCH3 है तो एक पाई बॉन्ड है। और ये सब अभी अपन ने पढ़ा है 2 मिनट पहले कि भाई ये रहे अलग अलग फॉर्मूले में कितने कितने पाई बॉन्ड होते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा है। तो बस सेम चीज को ही यूज करने की बात है। तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए? एक और दो तीन, तीन और तीन 6, 7, 8, 9। 9 तो हो गए पाई बॉन्ड, और एक हो गई रिंग। ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन, इसमें एक रिंग भी तो है। ठीक है, तो कितना हो गया? 3, 3, 6, 9, 10। इसका DU हो गया 10। ठीक है, अब यदि मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे? मतलब आपको नहीं दे रखा है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको फॉर्मूला दे रखा है। आपको दे रखा है C4H6 है, और आपसे पूछ रहे हैं इसका DU कितना है। ठीक है, आपको क्या दिया है? C4H6 दिया है, और आपसे पूछा है इसका DU कितना है। तो क्या आप इसका DU निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए देखिए DU और क्या है, ये है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दैट कैन बी, हाइड्रोजन मतलब H2, दैट कैन बी एडेड इन कंपाउंड, that can be added in compound, so that compound do not have any pi bond और ring। क्या होता है ना, हर पाई बॉन्ड, फॉर एवरी पाई बॉन्ड, फॉर एवरी रिंग, one H2 molecule
is removed from saturated compound. तो हर पाई बॉन्ड या रिंग के लिए एक H2 हटाया जाता है, तो हम वही H2 काउंट कर लेंगे। तो DU एक और क्या होता है, DU होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड, जितने होने चाहिए थे, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड डिवाइड बाय 2। इस चीज को लिखते हैं अपन DU। क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन कंपाउंड बाय 2। और इसमें ये निकालते वक्त आपको ये समझना होगा कि बाकी रेस्ट ऑल एटम्स रिमेन सेम। और ये किस चीज में बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, देखते हैं। अब आपके पास समस्या कि सर ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे निकालें, ये हमको दिया हुआ होता है कि नहीं दिया होता है, कैसे लगाना होता है, ये एक प्रॉब्लम है आपके पास। तो जरा इसका भी समाधान ढूंढते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती, कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्या होती है। किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में कितनी हाइड्रोजन होती है, जरा देख लेते हैं। CX, यदि किसी कंपाउंड में कार्बन X है, नाइट्रोजन Y है, ऑक्सीजन Z है, सल्फर A है, हेलोजन्स B है। ठीक है, कोई भी हेलोजन, मतलब क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, यदि वो उन सबका सम B है, तो हाइड्रोजन का सम, जो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, ये होगा 2x प्लस 2 प्लस y माइनस B। ठीक है, और यही जो हाइड्रोजन का नंबर आया है 2x प्लस 2 प्लस y माइनस B माइनस ये H माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, ये DU है। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस में है, ये किसी कंपाउंड में है। आपको बोला गया DU निकालिए, DU इन गिवन कंपाउंड, किसी एक गिवन कंपाउंड में DU निकालिए। और कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है C8H10। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसके लिए नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड सबसे पहले क्या करें, इसमें आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालिए इफ कंपाउंड इज सैचुरेटेड। क्या निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा है। तो हमको क्या मालूम है कि भाई कार्बन की संख्या X है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, X की वैल्यू 8 है,
Y है नहीं, B है नहीं, तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 इंटू 8 प्लस 2 यानी कि 18। तो डी कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड कितने होगा, 18 माइनस कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना आ गया, 8 बाय 2 यानी कि कितना आ गया, 4। तो इस कंपाउंड का डी कितना है, इस कंपाउंड का डी है 4। आपने कहा आपके पास और कंपाउंड है, जैसे C8H8O4N4Cl2। अब इस कंपाउंड में X की वैल्यू कितनी आ गई, 8, Y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और B की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो सेम फॉर्मूला में लगा दे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू X8 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2, देखिए सेम, 2x प्लस 2 प्लस y की जगह 4 आ गया, और b माइनस b, ये आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड विच इज 20। 8 2 16 प्लस 2 18 प्लस 4 22 माइनस 2 इज 20 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना आ गया, 12 बाय 2 यानी कि 6। आपने कोई और कंपाउंड लिख लिया, C100 H82 N40 O25 Cl2 Br2F2, इस कंपाउंड का DU निकालिए। फिर से X की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, Y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब ऑक्सीजन के नंबर से कोई फर्क पड़ता है क्या, DU को नहीं पड़ता है, तो किसके नंबर से फर्क पड़ता है, हेलोजन के नंबर से फर्क पड़ता है। हेलोजन में कितने नंबर है, 2 2 4 और 2 6, तो आपके पास B का नंबर आ गया 6। तो जरा लिखें, तो इसका DU आ जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड कितने आ जाएंगे, तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 इंटू 100 प्लस 40 प्लस 2 माइनस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 236। ये आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो सैचुरेटेड कंपाउंड में होने चाहिए थे, और माइनस कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 82 डिवाइड बाय 2, ये इस कंपाउंड का DU आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 154 डिवाइड बाय 2, 154 डिवाइड बाय 2 मतलब 77, इस कंपाउंड का DU 77 है। तो अभी अपन ने DU निकालने के दो तरीके सीखे। कौन कौन से तरीके, पहला सीखा जब अपन लोग रिंग काउंट कर रहे थे, और दूसरा सीखा जब अपन लोग फॉर्मूले से DU निकाल रहे हैं। विच वन इज मोर एक्यूरेट, दोनों इक्वली एक्यूरेट, दोनों अच्छे, पर लिमिटेशंस है, वो नंबर ऑफ रिंग काउंट करने वाले की लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस कैसी हैं कि यदि हम ये स्ट्रक्चर बनाए, इसकी DU काउंट करनी है, आराम से निकल जाएगी, 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 पाई बॉन्ड एक रिंग है। पर यदि अपन 3D क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाए तो DU का नंबर ऑफ रिंग्स के बराबर नहीं आता। मतलब मान लेते हैं कि अपन ने एक क्यूब बनाया, ठीक है, क्यूब में 6 फेसेस हैं, मतलब 6 रिंग है।
मतलब डी कितनी आनी चाहिए थी? 6 आनी चाहिए थी। भाई रिंग के बराबर ही तो काउंट कर रहे हैं ना अपन लोग, पर डी 6 नहीं आएगी। इसकी डी आती है 5, ये नहीं आती। डी कितनी आती है? 5। तो अपने को ये बात समझनी होती है कि 3D क्लोज स्ट्रक्चर के लिए वो वाला मेथड वर्क नहीं करेगा। तो फॉर 3D क्लोज स्ट्रक्चर, for 3D closed structure, du is number of faces minus 1, ये होता है। ठीक है, और फॉर्मूले वाला मेथड हमेशा वर्क करता है। जो फॉर्मूला मेथड है वो ऑलवेज करेक्ट है, उसको कोई लोड नहीं है। ठीक है, हमेशा सही आएगा। मतलब यदि आप क्यूबेन के ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है क्यूबेन। यदि आप क्यूबेन के लिए भी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है C8H8। तो DU कितना आ जाएगा भाई? कार्बन याद है, 2x + 2 + y - b, where x is number of carbon, y is number of nitrogen and b is number of halogen है। तो फिर क्या होगा? DU, मतलब इसके लिए DU निकालना है तो फॉर्मूले पुट कर दें। तो ये हो जाएगा 2 × 8 + 2 - 8 / 2। ये आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड कंपाउंड, 8 आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? 16 + 2 18, 18 - 8/2 यानी कि 5। तो फॉर्मूला मेथड हमेशा वर्क करता है, पर ये जो रिंग वाला मेथड है ये सिर्फ एक जगह वर्क नहीं करता, बाकी ये भी हमेशा वर्क करता है। देखिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें पता लगाना आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन बनता है, आसान सा क्वेश्चन है, पर बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, तो आप ध्यान दीजिएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। आप किसी भी तरीके से आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके इक्वली गुड हैं। बस एक शॉर्ट कमिंग है इस मेथड की जो अपन ने इंडिकेट कर दी है। और यदि आपको फॉर्मूला नहीं दे रखा है तो यही वाला मेथड बेटर होता है। आर वी क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर चालू करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। दैट वुड बी पोस्टेड ऑन आवर चैनल। तो प्लीज इस लेक्चर को देखिए, इसके नोट्स बनाइए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर नोट्स की बहुत अहमियत होती है, तो आप नोट्स बनाइएगा। इस चैप्टर आज के लेक्चर के नोट्स हम लोग पोस्ट कर देंगे, वो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू।